योगः कर्मसु कौशलम्. Today's resource person and share your brief introduction of Dr. Sonal Pandyani. The Indian knowledge system जो है वो काफ़ी बार is a part and parcel of the academic training, whether it is a school education or the college education. When we talk about the Indian knowledge system, and you can definitely go to the various websites because you all are techno-savvy professors, generation of the techno-savvy professors. So, but that is definitely based on the Vedas and Upanishads. But today I'll more focus on the various discipline, which discipline is directly able to link up with the traditional knowledge system in India, either Indian knowledge system, Veda and Upanishada. But I think when it's a structured curriculum that I've gone through in the various universities accepted, you will get number of content in now Indian knowledge system. But area, rather, my concern is how to apply this Indian knowledge system in various disciplines. In government of Gujarat, हमारे वहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसने they have the full-time lecturer of the Indian knowledge system in many government colleges as well. But I think as far as the variety of discipline is concerned, the biggest concern area for the Indian knowledge system is how and what kind of a subject हम कौन से सब्जेक्ट को कैसे इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं. Many good friends are there. Hiren bhai is there. Of course, Kashikar bhai is there. I know many people who is a participant and colleagues as well. So happy to meet you all on cyberspace and that in emergency lecture from my side. Anyway, the issue is what are those subjects where we can directly link up. हम ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिससे साथ हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम को. Before that, I would like to focus on two things. Why Indian knowledge system study and research is so important. Let us start with that. इतने सालों बाद, बड़े दिनों के बाद, वो चिट्ठी आई है जैसी हालत है हमारी, बड़े दिनों के बाद हम why we are talking and why we are framing in an academic way, because many knowledge tradition is not documented in India, and you know that like an agriculture is the biggest industry in India. सबसे ज़्यादा लोग अभी भी खेती करते हैं देश में. फिर भी आप अगर उसकी इतिहास में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर वॉज नॉट अ प्रोफेशन इन इंडिया. एग्रीकल्चर वॉज अ वे ऑफ लाइफ. वो एक जीने की और इसीलिए जो मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंस में जैसे डॉक्यूमेंटेड है, जैसे प्रूफ बेस्ड है, ऐसा हमारा एग्रीकल्चर साइंस इतने सालों से नहीं है. फिर भी जनरेशन हमसे हमारे वहाँ लोग खेती कर रहे हैं. और आपने देखा होगा कि वी यूज्ड टू से दैट भारत का जो किसान है वो कर्ज के साथ पैदा होता है, कर्ज के साथ मरता है. डिस्पाइट ऑफ दैट कभी भी फार्मर सुसाइड जितने मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम से हुए हैं इतने ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम से नहीं हुए. तो देयर इज द सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम in especially in higher education, in school, I mean graduation and post graduation, काफ़ी हमारी लिविंग ट्रेडिशन है और काफ़ी हद तक एजुकेशन इज द वे ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट यू आर गोइंग इन अ फॉर्मल वे टू स्कूल एंड लर्निंग समथिंग. और आप अगर 15वीं सदी के आसपास देखें तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन के काफ़ी लेसन्स ऐसे थे जो फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड नहीं थे,
और इसीलिए जब हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसको कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हम वर्ल्ड लेवल पे इंडियन नॉलेज सिस्टम की एडवोकेसी पावरफुल नहीं कर सकते। पर वो इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंज, क्योंकि हमारा जो नॉलेज ट्रेडिशन और नॉलेज जनरेशन का जो कॉज है वो बहुत डिफरेंट है। वी आर हैविंग मोर ऑफ अ वे ऑफ लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट जस्ट मेकिंग मनी एंड गेटिंग जॉब्स। सो हम जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज एंड नॉलेज इनटू विजडम, आप अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम का स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि विजडम है और उसमें से नॉलेज और उसके सपोर्ट में हमें इंफॉर्मेशन को ढूंढना है इन अ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। तो हमें रिवर्स चलना पड़ेगा। ग्लोबली यही ट्रेंड है। अगर इंफॉर्मेशन सोसाइटी का हम एनालिसिस करें तो इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज एंड नॉलेज इनटू विजडम, हमारे पास अभी जिस हाल में ग्लोबलाइजेशन में हम है और उस दौर में अगर वी हैव टू एडवोकेट the power of our knowledge system, then we have to go reverse, that wisdom is on top and we have to find out in the between there is a knowledge and the support information in, and for that matter we have to do the research. And that's why I'm not just talking about the Vedas and Upanishads, but I would like to associate that which are those subjects which we can easily link up the Indian knowledge system. And if not, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि भाई हम एंटम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसमें वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट एग्जाम्पल्स एंड कंटेंट टू टीच द इंडियन नॉलेज सिस्टम, then I think I'll suggest you that always you don't have to do the Indianization of knowledge industry, but you have to frame the Indian knowledge in such a way where you can go to advocate the Indian knowledge system at the global level. और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं कि जिसमें हम वो रिवर्स कर सकते हैं. सो वी डोंट हैव टू डू द इंडियनाइजेशन ऑफ नॉलेज इंडस्ट्री, बट we can definitely do in new education policy that how we can able to cater the Indian knowledge which is already existing, and how we can frame that knowledge in an international level or the research or the data, so we can advocate knowledge is existing in India. But while we talk about the, हमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वी आर नॉट हैविंग, अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो हमारे पास नोबेल पॉपुलेशन के हिसाब से कम है. हमारा जो टोटल नॉलेज जनरेट हो रहा है वो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश कम हो रहा है, 20% भी हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है डिस्पाइट ऑफ हैविंग लार्जेस्ट कंट्री. ये सब चीज़ों की एडवोकेसी का जवाब ये है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज इंडिया में है उसको हम डेटा और रिसर्च के साथ कैसे जोड़ें. एज आई मेंशन दैट वेदास एंड उपनिषद बेस्ड हमारा पूरा नया करिकुलम है, पर मैं वेदास और उपनिषद से जाने बाजू में रख के मैं उनमें से जो जिस्ट है कि इन सब चीज़ों में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम आसानी से, आई जस्ट रीड एंड लिस्ट आउट दैट थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन मैथमेटिक्स, फाउंडेशन लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, इंडियन हेल्थ साइंसेज, purpose of knowledge which I already discussed, that is in India purpose of knowledge is not just getting job and money, methodology to deal with the knowledge system. As I mentioned that काफ़ी चीज़ें हमारा है वो oral है. आपने देखा होगा कि भाई राम की जो ट्रेडिशन है उसमें भी शबरी के राम और कबीर के राम अलग अलग है. तो ये जो मेथड ऑफ डीलिंग विद द नॉलेज जो है, आप अगर गीता का स्टडी करोगे तो गीता भी बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेटिव है.
आप विनोबा से लेके धर्माधिकारी जी तक, गांधी से लेके जिन जिन लोगों ने गीता के साथ डील किया है वो सभी ने, वो इंटरप्रिटेटिव बहुत ज़्यादा है। तो मेथड टू डील विद द नॉलेज, जो नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं, हाउ वी आर इंटरप्रिटिंग एंड हाउ वी आर डॉक्यूमेंटिंग इट, very importantly town planning, and not merely the town planning which is Hadappa or the Dholavira which is existing in Gujarat. सिर्फ ये पुराने नगरियों की बात नहीं है। अगर आप हाउसिंग पैटर्न देखो तो अभी स्वीडन गवर्नमेंट ने बोला कि जो बिल्डिंग इंडिया में बनती है वो स्वीडन गवर्नमेंट से, सॉरी स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से 17% ज़्यादा आप कंज्यूम करते हो। तो अगर आप नई बिल्डिंग में आप बीप बोलते हैं उसको, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के साथ वो कर रहे हैं, तो उसमें पता चला कि हमारा जो नई बिल्डिंग पैटर्न है जो वेस्ट में से आई है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, पर हमारा जो लोकल हाउसिंग पैटर्न है वो इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग नहीं है। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली आर्किटेक्ट में जब काम होता है तब इंडियन इकोलॉजी में जो डिवर्सिटी है वो हमारी प्लानिंग में भी है। तो टाउन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग दोनों में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोकल चीज़ों का जो we can link up the local things in that way, and you can see that all the really regional variation, geographical diversity जो है हमारे वहाँ, वो सीधा हमारा ट्रेडिशनल हाउसिंग पैटर्न से जुड़ी है। अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो इन सब में 2/3 ऑफ द इंडिया इज हैविंग डायरेक्ट सनलाइट्स। तो आप देखोगे कि हर एक का अपना अपना डिजाइनिंग अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इकोसिस्टम वाइज डिजाइनिंग अलग अलग है। और ये जो चीज़ है उसको रिसर्च और एडवोकेसी के तौर पे ले जाना चाहिए। इंडियन एग्रीकल्चर पैटर्न है, मैंने एज आई मेंशन कि हम सालों से इंडिया वाज एन एग्रीकल्चर कंट्री, बट फार्मर सुसाइड इतने ज़्यादा नहीं हुए। मॉडर्न फार्मर्स टेक्निक आने की बाद ही वो कर्जदार ज़्यादा बने, बहुत ज़्यादा लोन ली, और आप जानते हैं कि फार्मर सुसाइड में हम आगे हैं, बीइंग वेरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज बिजी इन एग्रीकल्चर। तो सवाल ये है कि एग्रीकल्चर वाज अ वे ऑफ लाइफ, तो हमारी कौन सी ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी जो हमें एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड के और ले जाती थी। इंडियन टेक्सटाइल, I mean, which is unparalleled, the diversity in the cotton. I'm sure that none of the country in the world may have that diversity in the textile, and in cotton and silk. Each state have that cotton and silk, and सबका अलग अलग एक वो है। तो मुझे लगता है कि ये जो साइंसेस है वो डायरेक्टली कुछ ही हिसाब से नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, और जो इन सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं वो लोग आसानी से ये बात जो है वो लिंक अप कर सकते हैं अपने ऑनगोइंग करिकुलम के साथ। सवाल ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन नॉलेज सिस्टम, मुझे लगता है कि we all are very possessive about our culture. So I would like to focus on the cultural aspects of Indian society which leads to the knowledge. और वो सब चीज़ों में मुझे लगता है कि when we talk about the culture, we sometimes generalizing the urban class elite people in the name of culture. For example, when we see that all Gujaratis are eating very sweet dal and sweet vegetables, which is not true. In rural area, people are not adding any jaggery or sugar in vegetables. तो ये जो थाली का कल्चर है, गुजराती थाली का, जो बनिया लोग बाहर माइग्रेशन करके गए, जिसने स्प्रेड आउट किया गुजराती कल्चर को, उसको हम कहते हैं कि ये गुजराती का कल्चर है। हाँ, गुजराती लोग जो शहरों में बेस्ड हैं वो लोग मीठा सब्जी दाल खाते हैं, बट यू कैन नॉट जनरलाइज द होल गुजरात इन दैट वे।
So, which are those decisive pillars? मुझे लगता है कि हमें जब इंडियन नॉलेज सिस्टम और सोसाइटी को जोड़ के ये पूरी चीज को अगर समझना है, तो what are those decision making factor who is important to decide our culture, and on the basis of culture, as I mentioned that हमारे वहाँ एजुकेशन एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के तौर पे ही नहीं था, वो था नालंदा तक्षशिला से लेके, पर ज़्यादातर हमारी जो विजडम ट्रेडिशन है, लिविंग ट्रेडिशन है, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं थी जो मॉडर्न साइंस में आज है। तो अगर वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी मुझे लगता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इंडियन नॉलेज कल्चर एज वेल। फिलोसॉफिकली अगर देखें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम की काफ़ी चीज़ें थी जो नई तालीम और गांधी के जो आदर्श थे, जिसमें उन्होंने 3 एच के बारे में बताया था, nurturing of your intellectual ability, nurturing of your feelings and heart, sensitivity and skill. So the Gandhi's philosophy is narrated with the 3H, head, hand and heart. कि एजुकेशन का जो पूरा काम है वो क्या है, और आपको अगर नई तालीम का आप अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि नई तालीम में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बातों से जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि हमारा जो रोल है हर एजुकेशन में, वो रिसर्च और एडवोकेसी करना है, और रिसर्च और एडवोकेसी अगर हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम की करनी है, तो वी रिक्वायर द सॉलिड ग्राउंड ऑफ अ रिसर्च एंड डेटा and the various case study. I am not talking about the data which is must dry information, but case studies. And for that matter मुझे लगता है कि as I mentioned that learning pattern is a way of life in India. तो वो लर्निंग पैटर्न इज अ वे ऑफ लाइफ अगर है, तो इंडियन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझना चाहिए। मैं वेदों और उपनिषदों में इसीलिए नहीं जा रही हूँ कि मेरे से ज़्यादा विद्वान लोग ये बात करने आपके साथ आएंगे, और दूसरी बात ये है कि वेदों और उपनिषदों के कॉन्टेक्स्ट में वेरी मेनी रिसर्च पेपर्स आर एग्जिस्टिंग। तो आज मैं वही बात करूँगी जो प्रैक्टिकली आपको एप्लीकेबल लगेगी, और मुझे लगता है कि आफ्टर दिस 1 आवर ऑफ आवर इंटरेक्शन, जिसमें हम 15 मिनट कुछ डिस्कशन के लिए ज़रूर देंगे, उसमें आपको ये लगेगा कि वॉट एवर द सब्जेक्ट यू आर टीचिंग, यू आर एबल टू लिंक अप विद द इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो कल्चर की हम बात करते हैं, तो वी ऑल नो दैट कल्चर इज नॉट लाइक अ पॉन्ड, इट इज़ लाइक अ रिवर, जिसको हम यूनेस्को की परिभाषा में उसको इंटेंजिबल कल्चर बोलते हैं, और वो बदलता रहता है। पर जो कल्चर और कल्चर की वैल्यूज का से हम बहुत गर्वान्वित होते हैं, वो तय कौन करता है, कैसे होती है? तो एनी कल्चरल वैल्यूज is based on the 3 major things which leads to the Indian knowledge system as well. पहला जो है वो है हमारी इकोसिस्टम, इकोलॉजी जिसको बोलते हैं, which is directly leads to our knowledge system as well as the culture. For example, मैं जहाँ से बिलोंग कर रही हूँ, भावनगर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ के जाने माने साहित्यकार और राइटर, एजुकेशनलिस्ट दर्शक मनुभाई पंचोली जो थे, उन्होंने एक बार बताया था कि मैं व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, मुझे पोएट्री पढ़ाई जाती थी, ब्यूटीफुल सन राइजिंग इन द स्काई। तो मुझे हमेशा ये सवाल उठता था कि भाई मैं तो 44 के टेम्परेचर में रहता हूँ, हाउ सन कैन बी ब्यूटीफुल, यू नो। तो जब उन्होंने बोला कि मैं जब 40-42 का हो गया और मैंने डेनमार्क में 7 दिन के स्नोफॉल के बाद सन देखा, स्काई में सनराइज, तब मुझे लगा कि यस, सन कैन बी ब्यूटीफुल। तो जब हम कल्चर या कल्चरल रूट की बात करते हैं, तो काफ़ी चीज़ जो है वो हमारे बच्चे नहीं रिलेट कर पाते हैं, जो हम आज पढ़ाते हैं।
क्योंकि लोकल इकोसिस्टम्स के साथ ये बात जुड़ी होनी चाहिए. अगर वी आर नॉट एबल टू link up the Indian knowledge system which is coming from the ecological diversity, तो पहली बात यह है कि अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम अप्लाई करना है, समझना है, तो हमें इकोलॉजिकल डिवर्सिटी को समझना होगा. फॉर एग्जाम्पल, काशीकर जी को पता है कि जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, वी कांट इमेजिन आवर मील विदाउट बटर मिल्क, छाछ जिसको बोलते हैं आप हिंदी में. तो ऐसा क्यों है? सबको बोलता है आप, ऐसा नहीं है. मैंने देखा कि जो अहमदाबाद के लोग हैं या साउथ गुजरात के लोग हैं, उसको भी छाछ पसंद है. पर प्रॉब्लम ये है कि सौराष्ट्र वॉज अ ग्रेजिंग लैंड, और वहाँ आपने देखा होगा जो गिर गाय है, बेस्ट ब्रीड ऑफ द काउ विच वॉज फ्रॉम द सौराष्ट्र रीजन. तो वहाँ एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा अच्छा ग्रेजिंग लैंड, जिसको घास चारा बोलते हैं, वो होता था, और बेस्ट ब्रीड ऑफ काउ इज फ्रॉम सौराष्ट्र. तो मिल्क वॉज अ पेरिशेबल कमोडिटी, आप स्टोर नहीं कर सकते थे, तो घी बनता था. तो जो छाछ है वो सरप्लस रहती थी. तो इसकी वजह से our all recipes are based on the छाछ. एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरे घर जो सौराष्ट्र से औरत आती थी, वो लौकी की सब्जी में छाछ डालती थी. बोले ये हमारा ये कल्चर है. तो मैंने सोचा ये कल्चर आया कहाँ से, जिसको हम कल्चर बोलते हैं? तो उसका सीधा संबंध जो है वो हमारी इकोसिस्टम से है. हमारे कपड़े, जिसकी बात हमने बोली कि कच्छ जो मैं रीजन में, जितने ड्राई रीजन में कच्छ में आप जाओगे, आपको इतने ही कलरफुल लोग मिलेंगे. क्यों? क्योंकि नेचर जो है, रण जिसको डेजर्ट बोलते हैं, वो राजस्थान में है और हमारे गुजरात के कच्छ में है. पूरे साल भर नेचर में जो कलर नहीं होता, वो लोग अपने कपड़ों में ढूंढते हैं. तो वो लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं. अगर आप केरला चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि वो लोग, इतना नेचर में कलर है कि वो अपना कपड़ा भी वाइट पहनना पसंद करते हैं. तो हमारी फूड हैबिट्स जो है, हमारा कल्चर जो है, वो आपका, हमारा जो शादी का मुहूर्त है, वो भी हमारा क्रॉप पैटर्न के ऊपर आधारित है. तो हमें जो कल्चर को समझना है, तो मुझे लगता है कि हमें वो इकोलॉजिकल डिवर्सिटी को समझनी होगी. आप जो गुजराती गरबा देखते हो, आपने देखा होगा कि जो रास हमारे आता है, वो सभी बेडू और पानी लेने गई थी, ये सब फोकलोर बेस्ड है. क्यों? क्योंकि सौराष्ट्र रीजन, जहाँ से अभी द्वारका में जो पीएम जी ने वो उद्घाटन किया, वहाँ कृष्ण की एक परंपरा थी, जो रास की परंपरा थी, और वो सालों से वाटर स्कैर्सिटी वाला एरिया रहा है. तो वो बेडू और पानी भरने गई थी, यही फ्लोक्लोर उसमें आते हैं. तो हमारे ट्रेडिशनल लिटरेचर, फूड हैबिट्स, हमारे कॉस्ट्यूम, हमारे रिचुअल्स, मुझे लगता है कि अगर हम इकोसिस्टम को नहीं समझेंगे, तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द cultural values, and if we are not able to understand the cultural values, we are failed to understand the Indian knowledge system, because our knowledge is not just giving knowledge in the school. In India, knowledge is a way of life, and it's when we talk about the way of life, we should know the ecological diversity of the variation. We always take a lot of pride regarding the diversity of India, but as a professor of any concerned subject, while we deal with our student, we should know that diversity. मैंने काफी बार देखा है कि teachers are generalizing their experience as a truth. For example, हम जब गुजरात की बात करते हैं, तो we have 15% of tribal population, we have 10% of fishermen, 10% of shepherds. तो जब हम ये सब चीज़ों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम गुजरात का, अगर मिडल गुजरात की बात करें, तो उसमें कोस्टल बेल्ट नहीं आएगा.
पर गुजरात के लोग जो व्यापारी बन सके क्योंकि हमारा कोस्टल बहुत लंबा था और वो शिपिंग के लिए एप्रोप्रिएट था, इसीलिए 300 साल पहले लोग बाहर गए। तो सब लोग बोलते हैं ना गुजराती लोग बहुत व्यापारी होते हैं, तो व्यापारी क्यों होते हैं, उसका भी एक संबंध जो है वो हमारी इकोसिस्टम से है। तो कल्चर में स्पेशली जो हम सबको जुड़ता है वो फूड है, कॉस्ट्यूम है, हमारी ओरल ट्रेडिशन है, वो सब हमारी इकोसिस्टम से जुड़ी है। एक अभी जो पीएम साहब ने जो द्वारका में जाके समुद्र के अंदर जाके जो अवशेष ढूंढे, उसमें एक बात ये भी है कि कृष्ण जो है वो पेस्टलिस्ट थे, ग्रेजिंग लैंड ढूंढते थे, and he realized that one of the very good grazing land is in Saurashtra, and so that's one of the reasons is, see, this is not my statement, this is one of the area where we can do the research, but when we talk about that we should understand, and I'm sure that अगर आप बुंदेलखंड में हैं या एमपी में से हैं, महाराष्ट्र में से हैं, विदर्भा में से हैं, सबके अपने अपने जो कल्चर है जिसमें हमारी फूड हैबिट्स है, कॉस्ट्यूम्स है, हमारी लैंग्वेज है, वो सब हमारे इकोसिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी जो बात है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ आवर रिलीजियस पैटर्न, धर्म संस्थान, क्योंकि वो वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। आपने देखा होगा कि कोविड में जब हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स यूएन की एक दो एजेंसी के साथ हमने थोड़ा बहुत काम किया, तो श्वेता, कैन वी हैव अ लास्ट, आप अपना क्वेश्चन संभाल के रखो, आई डेफिनेटली गिव यू टाइम। तो लगा कि हमारी जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है इंडिया में वो फैमिली इंस्टीट्यूशन है। तो मैंने उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है स्पेशली रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, पर फूफा की लड़की का लड़का कोई बीमार होगा तो भी लोग टिफिन पहुंचाने जाते थे कोविड में। दुनिया के बहुत कम देशों में ऐसा हुआ है कि जिसमें ऐसे नहीं है कि लोगों ने लोगों की मदद नहीं की है, पर भारत में इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड देश में जहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलेशन के हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारी जो फैमिली वैल्यू सिस्टम है वो हमारे धर्म ग्रंथों में से आती हैं। और मुझे लगता है कि हम इस तरह से जब हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या कोई रिलीजन को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे कल्चर वैल्यूज को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। मैंने इवन विद द मॉडर्न साइंसेस एज वेल, हमारे वहाँ बहुत जेंडर ट्रेनिंग में बात होती है कि पर्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप देखो कि आप कोई भी रामायण का ग्रंथ उठा के देखो, सीता जी ने कभी दशरथ का घूंघट निकाला, ऐसा सुनने में, मेरे सुनने में तो नहीं आया है। मतलब इन बिटवीन कुछ ऐसा हुआ है। तो यू कैन डेफिनेटली टीच द न्यू योर सब्जेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तय करता है। और इसीलिए आपको पता होगा कि हम जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करेंगे और तब बात करेंगे, पर हमारे वहाँ आज भी लोग क्यों गॉड फियरिंग है, छोटी छोटी बातों में हमें गॉड फियरिंग लगता है, क्योंकि हमारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा है और वो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तीसरा जो है वो है हमारी रूलिंग पैटर्न, जो हमारी जो हम पे शासन करते हैं वो रूलिंग पैटर्न, और वो डिक्टेटरशिप है या मिलिट्री रूल है या फ्यूडलिज्म है या डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि काफ़ी वैल्यूज़ जो है, मुझे पता है कि हमारे वहाँ जो भी अफगानिस्तान से बच्चे पढ़ने आते थे वो शुरू शुरू में इतने एग्रेसिव थे क्योंकि वो अलग डिक्टेटरशिप में से आते थे। तो बोले कि मैंने बोला कि ये कल्चर कहाँ से आया कि तुम इतने उखड़े उखड़े से रहते हो, क्योंकि काफ़ी सालों से जो है वो
वही रूलिंग पैटर्न में वो रहे हैं। हमारी जो लैंग्वेज की मिठास है उसका भी एक लेना देना हमारी रूलिंग पैटर्न से रहा है। हमारी डेमोक्रेसी जो है उसमें अगर हमारा फैमिली डेमोक्रेटिक है तो ही हमारा पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक हो सकता है। तो which ruling pattern that we accept and which definitely influence our cultural values। तो मुझे लगता है कि ये 3 मेजर चीज़ जो है अगर हम कल्चर को समझे या समझने की कोशिश करें इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो मुझे लगता है कि ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारा इकोसिस्टम, हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूट, हमारा रूलिंग जो पैटर्न है, वो तीनों हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ डीपली जुड़े हुए हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं तो हम जब जिसको जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि without understanding the cultural diversity of India, you cannot say that Vedas and Upanishads are said like this, because in the context of these 3 diversity decision making elements that you have to consider while you talk about the Gita, Upanishad, Mahabharata or Ramayana. And many times while we teach and while we interact with the student, मुझे लगता है कि हम जब कल्चर की बात करते हैं तब हम ब्रॉडर जनरलाइजेशन ये करते हैं कि ये तो हमारा गुजरातीમાં કહેવાય કે આ બોલવામાં બહુ આખો છે, આ બોલવામાં બહુ રફ છે, આ આમ છે. પણ the teacher of any subject, I think we should we don't have to do the labeling to the student. We have to go to the root cause of the student, that why student is behaving so. And if you go to the root cause of the student behavior, I think we will definitely cater. Because I used to say that, see, we cannot say कि ये हमारा लेवल है और बच्चा यहाँ तक आ जाए. We have to go to the level of the student. बच्चा जहाँ है वहाँ हमें पहुँचना है, और बच्चा और उसकी सिचुएशन को समझने के लिए मुझे लगता है कि ये 3 एलिमेंट्स जो है उसको हमें समझना होगा. What are the major characteristic, which is, if you are looking from the new knowledge system, either I can say the Western knowledge system से अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ी चर्चा करें, और लास्ट में मैं अपना लेक्चर जो है उसमें और एक एलिमेंट्स के साथ आपके साथ बात करूंगी, व्हाट टू डू टू communicate the Indian knowledge system and to teach and to practice the Indian knowledge system in different subjects. First of all, namaste and welcome culture. Many South Indian friends may say that all the people are not saying namaste in South or Northeast, but of course they have the namaste is वो formal नहीं है, पर welcome culture तो definitely हमारे वहाँ है. और आप कहीं भी चले जाओ, मैं अपने काफ़ी ऐसे दोस्तों को जानती हूँ जो जिसने 20-25 सालों से अपना घर छोड़ दिया है और कभी होटल में नहीं रुके हैं, नहीं होटल में खाया है. तो वेलकम करना या अननोन लोगों को भी वेलकम करना ये हमारी ट्रेडिशन रही है. और जब आप क्रॉस कल्चरली और लोगों के साथ ये इंटरेक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा कि how rich culture, we are very privileged to have that richness. दूसरा जो है, that is a gratitude of a fasting. Gratitude of a fasting is very unusual features. Again I am saying हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है, बट अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी बात देखेंगे तो रोज़ा या फ्राइडे का फास्ट ये सब है इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, पार्टली बुद्धिज़्म में भी. पर हमारे वहाँ जिस लेवल पे है और कितनी छोटी छोटी बातों में है,
आपको पता होगा कि जैन धर्मों में तो कोई चींटी आपसे मर गई तो भी लोग 2 दिन का फास्ट कर सकते हैं। और एज आई मेंशन दैट हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें तो गांधी ने जो हमारे पूरा कल्चर को वो समझ के he decided that I will use the fast as a weapon. तो उन्होंने एकादशी या 11 का व्रत नहीं रखा, उन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए व्रत रखा, क्योंकि he realized the power of fast in this। और जो सबसे डिबेटेबल चीज है जिसके अंदर में पुनः करार, जिसमें अंबेडकर के साथ उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए थे, पर उसमें भी ही यूज द, उनको मैं छूना नहीं चाहूंगी, वो बहुत डिबेटेबल इशू है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द टू पर्सनालिटी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। मुझे लगता है कि मेरी जो बात कहने की ये है कि पीपल हैव अ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड द फास्ट एंड फास्टिंग इज अ सिंबल ऑफ अ प्योरिटी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शादी से लेके अगर हमारे घर में कोई विधि विधान है तो उस दिन दूल्हा दुल्हन खाना नहीं खाते, पूरी दुनिया आपके घर आके खाना खा जाती है और आपने शादी के बाद खाना खाना है। तो ये एक अनयूजुअल कैरेक्टर है जो इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस बात की जिक्र अब इसलिए कर रही हूँ कि when we have to value the culture, what is that value that we supposed to understand? Third is a cow as a holy animal, and the issue is not merely we are consuming the milk, it leads to the lord of Krishna। और आपने देखा होगा कि हमारी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी उसमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का एक कॉम्बो पैक था, जिसमें वी आर यूटिलाइजिंग the cow dung for the organic farming, we are consuming the milk, we are using the bullock for the farming। तो एक हमारा सर्वाइवल के साथ जो एक माँ के साथ बेटा का रिश्ता है वही गाय के साथ हमारे लोगों का था, और इसीलिए हम जो गाय के साथ हम प्योरिटी और रिस्पेक्ट को जोड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर इतने दिल से कोई एनिमल को हॉली मान के इतने सारे लोग उसकी पूजा करते होंगे। और इसीलिए कृष्ण की परंपरा जो है जिनका नाम कामधेनु था उससे जुड़ा हुआ है, और कृष्ण का मंदिर है वहाँ आपने वो देखा होगा बुल, जिसको हम नंदी बोलते हैं, वो नंदी है, वो पावर का प्रतीक है क्योंकि वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारी खेती तभी अच्छी हो सकती थी जब हमारे पास बुल पावरफुल हो, जिसमें से हम बुलोक तैयार करते थे। तो काउ एज अ होली एनिमल। मैरिज सिस्टम जो है, आपको पता होगा कि डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, ऐसी कंप्लेन के बावजूद दुनिया के काफ़ी डेवलप कंट्री में 45 to 50% डिवोर्स रेट हैं। हमारे वहाँ अभी तक वो 10% तक भी नहीं पहुँचा है। तो मैरिज जो है इसीलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं संस्कार बोलते हैं, और मैरिज इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि शहरों में या अपर मिडिल क्लास में ही है, पर जहाँ डिवोर्स रेट ज़्यादा है ऐसी संस्थाओं में भी मैरिज इतना आसान नहीं है किसी के साथ शादी करके उसको छोड़ देना। और मुझे लगता है कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यू सिस्टम है वो इसीलिए टिकी हुई है कि हम शादी में रिस्पॉन्सिबिलिटी की पार्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसको हम एग्रीमेंट नहीं बोलते हैं, उनको हम संस्कार बोलते हैं। और इसीलिए हम मानते हैं कि इट्स नॉट द, इट मे बी द डिसीजन ऑफ टू इंडिविजुअल बट इट लीड्स टू द लाइफ ऑफ टू फैमिलीज एंड द सब फैमिली हु इज अटैच्ड विद द अदर फैमिली। अभी अभी हम जब बात कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ का इशू जो है वो इसीलिए इतना अहम बना है क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में चले गए, और ओनली आउटलेट फॉर टॉक इज हस्बैंड टू वाइफ एंड वाइफ टू हस्बैंड।
पहले तो ऐसा था कि देवरानी को बात करो, ननद से बात करो, सास से बात करो, तो थोड़ा जो आपका मन कभी हल्का हो जाता था, अभी ऐसा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि मैरिज इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इन इंडियन कल्चर, और इतना आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे लोगों के लिए भी एक इनविजिबल मॉरल प्रेशर है, और इनविजिबल मॉरल प्रेशर है, जिसके आधार पर मुझे लगता है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन टिकी हुई है। वेरी इंटरेस्टिंग, जो सबको अच्छा लगेगा वो है इंडियन कुजीन। मुझे लगता है कि खाने का जो वैरायटी, मैं कुछ साल पहले यूएन की कॉन्फ्रेंस में गई, तो अ, उनको लिए बहुत था कि मैंने तो अंडे भी नहीं देखे थे, और ये मैंने बोला कि मैं एक आई कि हमारे पास तो आज बियर मीट की पार्टीज है, तो ऐसे कि मैं तो बियर मीट नहीं खाऊंगी, तो किसी ने बोला कि आई हैव ऑप्शन फॉर यू। मैंने बोला का, बोले मेरे पास आई हैव ऑप्शन ऑफ द रेंडियर हार्ट, एंड विच इज़ अ वेरी ड्राई एंड इंटरेस्टिंग मीट। मैंने बोला मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ वेजिटेरियन डिशेस में इतनी वेराइटीज होती है ना, कि यू कैन नॉट बिलीव। और काफ़ी लोगों को ये भी लगता था कि आप नॉनवेज नहीं खाती फिर भी इतनी लंबी कैसे हो सकती है। तो ये जो स्टीरियोटाइप है ना, मैंने बोला कि हम दूध इतना पीते हैं कि हम ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आप सुबह उठकर 100 खाओ तो ही लंबे हो सकते हो, क्योंकि आपका प्रोटीन सोर्स मिल गया। हमारा दूसरा प्रोटीन सोर्स है। और इंडियन कुजिन का मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन वाइज हम इतना अच्छा एडवोकेसी भी नहीं कर पाए और रिसर्च भी नहीं कर पाए, जो ट्रेडिशन हमें अपने घरों में मिली है। और मैं स्वाद में तो वो बेमिसाल है ही है, पर मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू में ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने जो मिलेट और वर्ल्ड मिलेट ईयर तो यूएन ने भी अभी एक्सेप्ट किया कि वी हैव टू सेलिब्रेट, बट अपार्ट फ्रॉम द मिल्क मुझे लगता है कि जो कुकिंग प्रोसेसिंग है जो हमारे घरों में, आप सोचो कोई प्रिजर्वेटिव नहीं था, आपकी और मेरी माँ अचार बनाती थी, कभी नहीं बिगड़ता था। वो कौन सी केमिस्ट्री पढ़ी थी, कौन सी लैब में जाके रिसर्च किया था उसने, वो होम साइंस था एग्जैक्टली पर वो लीगेसी उतनी उसकी माँ ने उसको सिखाई। तो जब हम फूड और फूड डिवर्सिटी की बात करते हो तो स्वाद तो बेमिसाल है ही, पर मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन और प्रिपेयरिंग ट्रेडिशन जो है, जिसको मैंने अगेन किए बोला कि इंटेंजिबल कल्चर के साथ जोड़ा हुआ है इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम को ये इंटेंजिबल कल्चर के साथ, अभी अभी हमारी बात हुई कोविड में, काफ़ी टीचर्स ने कंप्लेन की कि मैडम हमारे पास लेबोरेटरी नहीं, हम क्या करें। और मैंने बोला क्या पढ़ाना है आपको, बोले कि आज हमारे मुझे लेसन लेना है प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में। मैंने बोला अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम पढ़ाना है ना, तो आप रोटी बनाती है ना मम्मी, और उसके पास जाके खड़ा कर दो। प्रेशर और वॉल्यूम का इससे अच्छा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। और आपकी और मेरी मम्मी कोई ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, कोई कुकिंग क्लास अटेंड नहीं किया है, फिर भी उसकी साइज और उसकी थिकनेस, प्रेशर और वॉल्यूम जो है बेलन का, वो ठीक ठाक ही होता है। तो मैं जब इंडियन कुजीन की बात करती हूँ तो हमारे वहाँ ऐसे जो लिविंग ट्रेडिशन है, मुझे लगता है उसकी एडवोकेसी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नॉट मियरली द टेस्ट बट द मेकिंग प्रोसेस ऑल्सो। हालांकि काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन सोशल मीडिया आने के बाद हुआ है। सोशल मीडिया में जो कुछ अच्छी बात जो हुई है उसमें मुझे लगता है कि इंडियन वो मिसळ पाव है सौराष्ट्र मुंबई का, या हमारा बाजरी का रोटला है, ये सबको काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आईसीटी में हुआ है, पर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को देखते हुए उसको ग्लोबली ज़रा ज़्यादा पॉपुलर करने की ज़रूरत है। तीसरी उसके बाद वाली जो बात है वो है इंडियन माइथोलॉजी।
आपने देखा होगा कि इंडियन माइथोलॉजी में अगर काफी इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि रामायण और महाभारत भी माइथोलॉजी है। मुझे लगता है कि वो जमेले में से पढ़ने के बाद बाजू पे रखते हुए आप देखो तो महाभारत अगर आप उठा के देखो तो सबको लगता है इसमें कोई एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके साथ मैं जुड़ सकती हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप थर्ड जेंडर है ना, तो थर्ड जेंडर की बात भी उसमें है। अगर आप बिफोर मैरिज बर्थ की बात है तो उसमें वो भी बात है। तो मुझे लगता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन माइथोलॉजी, वो भी हमारे सिस्टम से जुड़ी है, वो कहीं से आई नहीं है, वो स्वयंभू जन्मी है और इसीलिए हम उसके साथ बहुत ज़्यादा लिंक कर पाते हैं। और काफ़ी एक्सपेरिमेंट हमारी पंचतंत्र की जो स्टोरीज है उसके साथ हुआ है, वो काफ़ी माइथोलॉजी से जुड़ी हुई है। हम हैरी पॉटर की माइथोलॉजी हमें अच्छी लगती है पर पंचतंत्र की नहीं लगती है। मुझे हैरी पॉटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्लोबलाइजेशन, पर हम अपना मार्केटिंग इतना ग्लोबली नहीं कर पाए जितना हैरी पॉटर जितना जल्दी से हमारे तक पहुंच गया। अगर ग्लोबलाइजेशन में भी हमें एक्सचेंज करना है तो ये एक्सचेंज भी वन साइडेड क्यों? हमारे बच्चे को हैरी पॉटर पढ़ना है तो वो पढ़े, पर मैं चाहती हूँ कि हमारी जो परंपरा है पंचतंत्र की वो भी बाहर जाए। और उसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों का, मैंने बोला कि रिसर्च और ट्रेडिशन जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर है। ऑरल ट्रेडिशन जो हमारी है, आप सोचो कि जो पानबाई, जो कबीर, जो नरसिंह मेहता कुछ नहीं पढ़े थे, उनके ऊपर लोगों को पीएचडी करना पड़ता है। पानबाई के पास क्या था? ऑरल ट्रेडिशन थी, राइट? नरसिंह मेहता जो थे उनके पास क्या था? ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। और आज पूरे विश्व के भाषा में सुषमा जी ने जो प्रयास किया कि वैष्णव भजन तो दुनिया भर की भाषा में लोगों ने गाया, वो लिखा तो किसने? और वो कौन से स्कूल में गए थे? तो हमारे पास काफी ट्रेडिशन ऐसी है कि जो अभी भी ऑरल फॉर्म में है। और वो ऑरल ट्रेडिशन जो है, जब तक रामायण सीरियल नहीं आई थी, हमारे सभी के कल्पना के राम भी अलग अलग थे, राइट? तो सवाल ये है कि यहाँ तक ये बातें पहुंची जो है, और इसीलिए हमारे वहाँ लिसनिंग ट्रेडिशन कितनी पावरफुल थी, क्योंकि वो ऑरल थी और वो डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। थैंक यू भावना जी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बट द इशू यहाँ ये है कि हम जब ट्रेडिशन की बात करते हैं तब हम भावनात्मक तौर पे सोचते हैं। मुझे लगता है कि वर्ल्ड लेवल पे अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करनी है तो भावना के तौर पे सिर्फ सोच के नहीं चलेगा। वी मस्ट हैव अ डेटा, वी मस्ट हैव अ केस स्टडी टू एडवोकेट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आयुर्वेदा। और आयुर्वेद भी हम सब मानते हैं कि वो ट्रीटमेंट थेरापी नहीं है। आयुर्वेद इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। वो हमारी जीवन शैली के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, और नॉट मियरली फॉर द केयर ऑफ ह्यूमन बॉडीज बट फॉर द केयर ऑफ एनिमल ऑल्सो, क्योंकि ये ट्रेडिशन जुड़ी हुई है। मैं अपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी मुझे याद आ रहा है, क्योंकि हम गर्वान्वित होते हैं कि हमारी ट्रेडिशन ये है वो है, बट यू टू जस्टिफाई इट विद द केस स्टडी। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस का उदाहरण आपको देना चाहूँगी। माय फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस। एक गाय का बछड़ा हुआ और वो बछड़ा की जो सर था वो इतना मोटा था कि नॉर्मली
वो यूट्रस में से बाहर नहीं निकला। तो फाइनली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हुआ। किसी ने बोला कि उसको यहाँ डोरी, वो रस्सी डाल के खींचो, बछड़ा मर जाएगा पर गाय जिंदा रह जाएगी, और नहीं हुआ तो दोनों मर जाएंगे। तो 3 घंटे बाद तय किया कि भाई उसको रस्सी डालो, बच्चा मर गया। फिर भी बच्चा निकल नहीं रहा था, तो बोला कि बुलॉक कार्ट उसको जोड़ो। तो अगर बुलॉक कार्ट अगर जोड़ेंगे तो पूरा यूट्रस बाहर आ जाएगा या गाय इंजर्ड होगी। कोशिश की पर ये तो फेल प्रोजेक्ट था। जिस गाय को हम बचाने के लिए बछड़े को जाने का वो किया, वो कैसे कर सकते हैं? यू वॉन्ट बिलीव माई फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 7 घंटा चली और कोई हिसाब से वो बछड़ा बाहर निकल नहीं रहा था। और अगर और 2-3 घंटे जाएंगे तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा और गाय भी मर जाएगी, वो तय था। इतना टेंशन था। फिर तय हुआ कि चलो वेटरनरी ऑफिसर्स को बोलते हैं कि उसको ऑपरेशन करो और ये बछड़े को निकाल दो, स्टिचेस आएंगे पर गाय बच जाएगी। तो डिसाइडेड कि चलो 2-3 ऑफिसर्स को फोन किया। मीनवाइल हमारा एक ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिशनर जो सालों से गायों भैंसों को वो करता था, वो आया और उसको पता चला कि क्या कर रहे हो। बोले कि भाई हम तो 8 घंटे से इसके पीछे हैं, और 2 घंटा जाएगा तो ये गाय तो मर जाएगी। आई ऑब्जर्व दैट थिंग्स इन व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 9 years old। तो उसने क्या किया पता है? ही आस्क्ड फॉर द 1 liter ऑफ द कैस्टर ऑयल। एरंडा होता है हमारे गुजराती में, वो एरंडा का ऑयल। ने बोला 2 लीटर एरंडा का ऑयल दो। पंप मंगवाया, उसने पंप किया यूट्रस के उसमें, ऐसा करके उसने घुमाया और बछड़े का सिर बाहर। हमारा मॉडर्न साइंस क्या करता? उसको 4 पेट क्रॉस करके उसका मरा हुआ बछड़ा निकालता। और बिलीव मी माय फ्रेंड्स, अगर वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर जल्दी आया होता ना तो वो जिंदा बाहर निकलता। मुद्दा ये है कि हमारे पास केस स्टडी नहीं है और हम एडवोकेसी करते हैं भावना के आधार पर कि हाँ इंडियन नॉलेज सिस्टम में ऐसा है, हमारे आयुर्वेद ऐसा है। और जब भी WHO ने कुछ 2 आर्ग्यूमेंट की, हम चुप हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं। तो when we have to advocate the Indian knowledge system at the global level, you must have the case studies and the research data. दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लैंग्वेज डिवर्सिटी है। अगर आप किसी को बोलो कि भाई हमारा 23 कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस है जिसमें हमारे अखबार प्रकाशित होते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा क्योंकि आप काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मीडिया एजुकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। दुनिया का लार्जेस्ट सेलिंग जो इंग्लिश डेली है टाइम्स ऑफ इंडिया, वो इंडिया में से प्रकाशित होता है। हालांकि भारत में कोई भी राज्य की मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, फिर भी जो देश के लार्जेस्ट सेलिंग जो डेली है उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया 6ठा या 7वां नंबर पे आता है। कभी 6ठा नंबर पे होता है, कभी 7वां नंबर पे होता है। इट मीन्स कि पहले 5 नंबर पे रीजनल लैंग्वेजेस है। तो लैंग्वेज डिवर्सिटी जो है वो प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, हमारी जो कोलोक्वल लैंग्वेज है जिसको हम बोली बोलते हैं, हमारे गुजराती में कहावत है कि बार गाँव के बाद नई बोली शुरू हो जाती है। तो लैंग्वेज बचेगा तो ही कल्चर बचेगा। और लैंग्वेज डिवर्सिटी वो मातृभाषा में हमारी भाषा करके सेमिनार में जाने वाली चीज़ नहीं है। मुझे लगता है इफ वी वांट टू प्रिजर्व द लैंग्वेज डिवर्सिटी, वी मस्ट हैव द एक्सेस ऑफ नॉलेज इन आवर ओन लैंग्वेज। सवाल ये है कि लैंग्वेज डिवर्सिटी, माइथोलॉजी, कुजीन एंड लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज डांस एंड म्यूजिक। गुजराती में हमारे वहाँ
अभी जो खलासी गाना चला है, थैंक्स टू आदित्य गढ़वी एंड सौम्य जोशी, पर मुझे लगता है कि हर एक भाषा में ये ताकत है कि हमारा म्यूजिक ग्लोबल क्यों नहीं हो सकता। डांस की बात करें तो अभी काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट एफर्ट्स में है कि हर एक स्टेट की जो ट्रेडिशनल डांस है, पर फिर भी मैं मानती हूँ कि गुजरात मानी गरबा नहीं, हमारे वहाँ ट्राइबल डांस भी है, हमारे वहाँ हुडो टाइप के डांस भी है, हमारे वहाँ नॉर्थ का डांस अलग है। तो ये जो रिच हेरिटेज है, मुझे लगता है कि आर्ट और कल्चर में, और वो तो बहुत ऑब्वियस है, मैंने बोला ना कि 3 डिसिसिव फैक्टर्स है कल्चर को डिसाइड करने का। एक जो है वो है आपका इकोसिस्टम। जिस देश में इतनी ज़्यादा इको सिस्टम डिवर्सिटी है, वहाँ ऑब्वियसली कल्चरल डिवर्सिटी ज़्यादा ही होगी। तो डांस एंड कल्चर, मैरिज सिस्टम, साइंस एंड रिलीजन, गॉड फियरिंग, ये बहुत जाने माने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझने के लिए। सवाल माय डियर फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा बड़ा आपका ग्रुप है कि सबके साथ तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, पर आई वुड डेफिनेटली वांट टू गिव few minutes to you people to interact. But for before that, what to do? इंडियन नॉलेज सिस्टम में वेदा उपनिषदा जो है उसके श्लोक पढ़ाने से हमारा काम पूरा नहीं होता है। वो आज का बच्चा कभी ऑनलाइन भी पढ़ लेगा। हमारे टीचर के तौर पे सही मायने में हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? पहली बात, what we can do as a teacher, respect our originality. In the name of etiquette, in name of a colonialism, in name of a discipline, मुझे लगता है कि ओरिजिनलिटी को हम रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। हम रिचुअल्स को कल्चर मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर वेजिटेबल फ्रैंकी खा सकते हैं तो सब्जी रोटी को जैसे हमारी माँ बना के देती थी वो हम खाते ही थे। तो हम फ्रैंकी को स्टेटस मानते हैं, और सब्जी रोटी का अगर वो गोल बना के माँ देती थी उसको हम मानते हैं कि ये तो हाथ में लेके खा रहा है। पर अगर फ्रैंकी खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों भाई? रिस्पेक्ट योर ओरिजिनलिटी, राइट? अगर कोई आदमी अपना लोकल एक्सेंट में, काफी लोग बोलते हैं कि व्हाई यू टॉक इन योर लैंग्वेज विदाउट द ऑक्सफोर्ड एक्सपर्ट्स एंड द कैम्ब्रिज एक्सेंट। पर ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट में हम उन्हीं की लोगों के साथ हमारा स्टेटस क्यों जोड़ते हैं भैया? द प्रॉब्लम ये है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप फ्रैंकी खाओ, मुझे प्रॉब्लम ये है कि हम जो सब्जी रोटी साथ में माँ बना के देती थी गोल घुमा के, वो खाने से हमें लगता है कि हम बैकवर्ड हैं, और फ्रैंकी खाते वक्त हमें स्टेटस महसूस होता है। प्रॉब्लम यहाँ है। रिस्पेक्ट योर ओरिजिनलिटी। अगर मैं सौराष्ट्र से हूँ और मैं अंग्रेजी में डायरेक्टर को डायरेक्टर बोलती हूँ तो ठीक है भाई, वो मेरी भाषा नहीं है। तो मैं अगर बीइंग ए प्रोफेसर मैं सीख लूंगी कि उसको डायरेक्टर बोलना चाहिए, पर अगर कोई आम आदमी उसको डायरेक्टर बोलता है तो बोलने दो। मुद्दा ये है कि हम अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करो। मुझे हमेशा समझ नहीं आता, हमारे मीडिया में रीजनल लैंग्वेजेस में गांव में ज़्यादा व्यूअरशिप है, जो न्यूज़ चैनल है गुजराती है। हमारा 44 का टेम्परेचर है, फिर भी न्यूज़ रीडर ब्लेजर्स पहन के आते हैं। लगाओ बड़ा बिंदी, और क्यों आप नहीं आते हो जो अपनी आसपास की महिलाएं लगाती हैं? कभी ब्लेजर पहनो, ये आपकी चॉइस की बात है। सवाल ये है कि ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट जो करना है
वो सीखो, वो नहीं है। हम वेस्टर्न में से आए हुई चीजों को, मैंने जब डोसा साउथ में लोगों को खाते हुए पहली बार देखा तब पता चला कि फॉर्क से कोई डोसा नहीं खाता है, हाथ से ही खाते हैं। ये होटल इंडस्ट्री ने घुसाया है। अगर आपको फॉर्क अच्छा लगता है आप यूज करो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट अगर हाथ से आप खा रहे हो तो आप बैकवर्ड हो। प्लीज रिस्पेक्ट योर ओरिजिनलिटी वॉट एवर यू आर। दूसरा है रिस्पेक्ट डिवर्सिटी। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लैंग्वेज की ही बात करें तो जो शहर में रहते हुए अपर कास्ट के कम्युनिटी जिसको नागर बोलते हैं, वो जो गुजराती बोलते थे उसी को हमने शुद्ध गुजराती बोली। उसका कोई शुद्धि का एक स्टैंडर्ड जरूर होना चाहिए, पर अगर वो स्टैंडर्ड में मैं अगर फिट नहीं हूं तो मैं बैकवर्ड हूं, ऐसा नहीं चलता। आप डिवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना सीखो। और वो जो है ना, वो अगर आपका सोशल और कल्चरल एक्सपोजर नहीं है तो आप ये डिवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना नहीं सीख सकते। तीसरा जो मुझे लगता है कि हम ये मानते हैं कि कृष्ण ने भी रथ चलाया था, पर रिस्पेक्ट द ऑल काइंड ऑफ लेबर्स, ये अगर नहीं है तो हमारे वहाँ कास्ट सिस्टम और जेंडर ये दोनों के साथ अगर डील करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमें आगे जाना है, तो हमारे ही कल्चर में से कृष्ण जो है वो रसोई का या परोसने का भी काम करते थे, और वन में जाके राम जी भी रहे थे। तो यही कल्चर से हमें सीखना है कि रिस्पेक्ट ऑल द लेबर्स। और मुझे लगता है कि काफ़ी बार हम एंटरटेनमेंट के नाम पे जो कंटेंट डिलीवर करते हैं उसमें भी इन सब चीज़ों की मौकरी बनाते हैं कि ये दूध वाला है। अरे भाई, चंद्र पर यान नहीं जाएगा तो चलेगा, दूध वाला नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या? तो ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि तो कृष्ण भी दूध वाला ही है, वो तो गाय चराने का काम करते थे। तो मुझे लगता है कि जब हम कल्चर्स के साथ जुड़े हुए लोगों से जुड़े हैं तो कॉट दोज एग्जाम्पल विच ब्रिंग आवर social value system which directly affects our day to day teaching. Fourth जो है that is documents. मुझे लगता है कि we all are very poor in documentation and काफ़ी केस स्टडीज हमारे पास है पर उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं किया जा रहा है। और इसीलिए जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर स्कैरसिटी, उन्होंने एक किताब निकाली है अवर डाइंग विजडम। अनिल अग्रवाल जी थे जो डाउन टू अर्थ मैगजीन जो आती है, एंड ही सेड कि भाई हमारे वाटर हार्वेस्टिंग की एक ट्रेडिशन थी। तो वो ट्रेडिशन क्या थी? आप सोचो कि बारिश तो राजस्थान में कम ही होती थी, इतने राजाओं का इतिहास क्यों वहां से जुड़ा हुआ है? हमारा सिविलाइजेशन वहां कैसे पला? मतलब पानी कम था पर लाइफ थी। वो लाइफ कैसी थी कि दे हैव देयर ओन वे ऑफ लोकल हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ वाटर। तो सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास, और ऐसा नहीं है कि हमारे अहमदाबाद की जो पुराना हाउसेज है उसमें नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक थी, वो तो है। डिस्पाइट ऑफ दैट इतनी डिवर्स वे में वाटर कंजर्वेशन सिस्टम हमारे पास थी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। नॉलेज ट्रेडिशन हमारे पास थी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि द रोल ऑफ अ टीचर इन हायर एजुकेशन, if we really feel so that we would want to do something for our education system, I think we have to document those tradition और उसको रिलेट करो हमारी ट्रेडिशन से। दूसरी बात है ये है कि we should understand the cultural parameters as well. हम जानते हैं कि हम समरसता की और एकता की बात बहुत करते हैं, पर इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो तो महाभारत में भी हुए थे। मत्स्य कन्या से भी आए हुई वंशज है वो लोग,
और जो लोग साइंस पढ़े उसको पता है कि डीएनए तो एक ही होता है, मदर और फादर का 50-50 ही होता है। तो मुझे लगता है कि ये समरसता की जो बातें हैं अगर कल्चरल पैरामीटर्स के साथ डॉक्यूमेंट करके पढ़ाई जाए तो वो काफ़ी अच्छी तरह वो कर सकती है। दूसरी बात जो है वो है स्किल की। आजकल एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल लर्निंग की बात बहुत होती है। मुझे लगता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल स्किल थी, जैसे मैंने कुकिंग की बात की, मुझे लगता है कि वो वैनिश होती जा रही है। फॉर एग्जांपल मिल्किंग की अगर ट्रेडिशन थी, मैं अभी गांव में गई, लड़की 16 साल की जिस तरह से जो स्पीड से वो भैंस के आंच से दूध निकाल रही थी, मुझे लगा कि वो बेचारी शहर में आएगी तो किसी का बर्तन मांजेगी और हम उसको अनस्किल्ड लेबर बोलेंगे। उसके पास तो स्किल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसका रेप्यूटेशन हम क्यों नहीं दे पाते? हम टेस्ट ऑफ इंडिया का गर्व लेते हैं क्योंकि वो 5 बजे गाय दोने उठती है। अगर नहीं उठेगी तो टेस्ट ऑफ इंडिया तो कैसे रहेगा? तो स्किल को भी मुझे लगता है रीडिफाइन करने की जरूरत है। कोई मशीन चलाए या मोटर बाइक चलाए या गाड़ी चलाए वो ही स्किल नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड इंडियन लाइफ स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि वी हैव टू रीडिफाइन your skill, what we call skill, right? फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया में मैंने एक सेशन था तो मैंने बोला कि हमारी फैमिली इमेज थी वो औरतों के साथ कितनी जुड़ी हुई थी, कि तेरी माँ ने मेरा इतना किया था, तो मेरी माँ नहीं रही पर तुम्हारी फैमिली की इंप्रेशन उससे जुड़ी हुई है। तो वो फॉर्मल वे में पब्लिक रिलेशन नहीं था पर वो पब्लिक रिलेशन था। तो अब हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में पब्लिक रिलेशन पढ़ते हैं पर हमारी जो पब्लिक रिलेशन की ट्रेडिशन थी, जो हमारे पिताजी ने या माँ ने एस्टेब्लिश की थी, वो चली गई। तो स्किल को भी मुझे लगता है कि इंडियन ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में नई नॉलेज सिस्टम में जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन साइंस। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाषा में क्या करना चाहिए, हिंदी बचाओ, मराठी बचाओ, बंगाली बचाओ, गुजराती बचाओ। मुझे लगता है कि जिस 3-4 देश का हम एग्जाम्पल देते हैं, जापान, जर्मनी, कोरिया, चाइना, ये लोगों ने सेमिनार करके भाषाएं नहीं बचाई है। दे हैव एक्सेस टू नॉलेज इन देयर ओन लैंग्वेज। या नैनो टेक्नोलॉजी की कोई किताब अंग्रेजी में निकली तो 6 महीने में आपको जर्मन में मिल जाएगी और इतनी ही अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इफ रियली वी वांट टू प्रिजर्व अवर लैंग्वेज डिवर्सिटी, इफ वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्व द लैंग्वेज डिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसलेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। और ट्रांसलेशन लिटरेचर बुक की नहीं कि टैगोर की गीतांजलि का हुआ, ट्रांसलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट of the subject knowledge which you have। आपका जो नॉलेज है वो अपनी भाषा में अनुवाद करके आप रख सकते हो कि नहीं, मुझे लगता है कि वो भाषा की सबसे बड़ी सेवा है। आप रिसर्च में देखो, प्योर साइंस में देखो, मेडिसिन में देखो, इंजीनियरिंग में देखो, और वो करते हैं तो भी इतना क्लासिकल ट्रांसलेशन करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है वो लैंग्वेज की चली जाती है। मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि हमारी जो लैंग्वेज टीचिंग है उसके 3 आयाम है, लिटरेचर, ग्रामर एंड कम्युनिकेशन। हम जब भाषा सीखते हैं, कोई नई भाषा, स्पेशली अंग्रेजी सीखते हैं या गुजराती सीखते हैं फॉर्मली टेक्स्ट बुक के तौर पर, तब हम लिटरेचर पढ़ते हैं और ग्रामर पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं पढ़ाते हैं। और इसीलिए हम जब भाषा की बात करते हैं तब हमारे पास अच्छे राइटर्स नहीं हैं, हम प्रिसाइजली लिख नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन और इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन, मैं आपको बताऊं, नागालैंड मेघालय में अभी गई तो एक औरत सब्जी बेच रही थी और अखबार पढ़ रही थी।
तो मैंने तो सोचा अच्छी बात है, ये सब्जी बेचने वाली एक बूढ़ी औरत अंग्रेजी पढ़ सकती है। तो हमारा जो ड्राइवर था उसने बोला कि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रही। मैंने बोला दिखा तो ऐसा ही रहा है। बोला कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो खासी बोली है, और खासी जो है वो ड्राफ्टेड लैंग्वेज नहीं है, उसके अल्फाबेट्स नहीं है। जैसे हमारे गुजरात में कच्छी की नहीं है, उनके अल्फाबेट्स नहीं है, रिटन लैंग्वेज नहीं है। तो सालों पहले जब मिशनरीज आई मेघालय में, करीब 11-12वीं सदी में, तब उन्होंने बोला कि इन लोगों को अंग्रेजी तो नहीं सिखा सकते, पर उनकी बोली जो है उसको रोमन लिपि में हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो दे ट्रांसलेटेड द होल खासी बोली इनटू रोमन लिपि। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज, तो ये लोग लिटरेट भी हुए, वो अंग्रेजी भी जानते हैं और अपनी खासी लैंग्वेज के साथ वो रोमन लिपि को जानते हैं। तो दिस इज अ हाई टाइम टू हैव अ एक्सेस नॉलेज इन आवर ओन लैंग्वेज। मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अहम रोल है जिसमें हम लैंग्वेजेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और मैं जब लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ तब मैं उसमें डायलेक्ट जो है, मतलब जिसको हम बोलियाँ बोलते हैं, वो बोली की भी बात मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो भी हमारी कल्चरल डिवर्सिटी के साथ काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट ले, साउथ ले, तो ट्राइबल लैंग्वेज हम यही मानते हैं कि जो लोग महाराष्ट्र में है वो मराठी ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन में हमें करने की ज़रूरत है। सवाल माय डियर फ्रेंड यही है कि नॉलेज इज़ डेफिनेटली पावर, इंडियन नॉलेज सिस्टम इज़ ऑल्सो अ पावर, बट आज हालात ये हैं कि पावर डिसाइड्स व्हाट इज़ नॉलेज। और हम जब इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बदलने का समय आ गया है कि पावर, नॉलेज इज़ पावर, बट पावर विल नॉट डिसाइड व्हाट इज़ नॉलेज। और इसके लिए कुछ चीज़ें जो मेरी समझ में थी उसके बारे में मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, how we can understand India and Indian diversity, and what kind of a practices that we can do in our concern area of teaching. Thank you so much.